तो अब ग्रेविटेशन देखेंगे अपन है ना। ग्रेविटेशन में वो जी पर प्रभाव देख रहे थे है ना, तो और अपन ने जी पर प्रभाव देख लिया था घूर्णन के कारण। देखो जी पर अपन प्रभाव देख रहे थे और अपन ने जी पर प्रभाव देखा था घूर्णन के कारण। तो ये पृथ्वी है, यहाँ मैं खड़ा हूँ द्रव्यमान का एक केंद्र है। अब ये पृथ्वी अपने अक्ष के सापेक्ष घूम रही है। क्या है? अपने अक्ष के सापेक्ष घूम रही है। ये इसकी भूमध्य रेखा है, ये इसका वो है क्या अविलंबवत है ना। और ये ओमेगा से पृथ्वी घूम रही है अपने अक्ष के सापेक्ष, और मैं इस पृथ्वी के सापेक्ष ऐसे घूम रहा हूँ। तो जब ये इस एंगल से, इस थीटा से है ना, इस अक्ष के इस थीटा से मैं घूमना प्रारंभ करता हूँ तो मेरा नीचे लगेगा mg। अब मेरा mg क्यों लग रहा है इधर? क्योंकि पृथ्वी बहुत बड़ी है भाई, पृथ्वी से लंबवत नीचे लगेगा। ऐसे थोड़ा लगेगा कि मैं पृथ्वी की बात कर रहा हूँ, ये पृथ्वी है, गोला नहीं है कोई। मतलब पृथ्वी पे तो मैं कहूँ भी खड़ा हूँ, पृथ्वी पे तो मेरा नीचे mg लगेगा ना। तो पृथ्वी पर लंबवत नीचे mg लग रहे हैं, ठीक है। और ऊपर ये अभी केंद्रीय बल लगता है। कौन सा बल लगता है? mr²/2 mr²/2 है ना। और इसे अपन लिख सकते हैं m ओमेगा² r। कैसे? देखो v बराबर होता है ओमेगा r है ना, r बराबर लिख सकते हैं mv²/r। ये है फॉर्मूला mv²/r। अब v की जगह रख देंगे अपन ओमेगा r। तो देखो mv²/r, इसकी जगह अपन रख देंगे ओमेगा r। तो m ओमेगा²r²/r से हार गया, तो ये बच गया m ओमेगा²r। तो ये m ओमेगा²r ये किस कोण पे है? देखो ये अक्ष इस घटक पे है m ओमेगा²r, क्योंकि ये रेडियस है r है ना। अब इससे ही यहाँ जाने पर ये थीटा कोण ऊपर गया, तो इसे क्या कहेंगे? इसका घटक m ओमेगा²r cos थीटा है ना। अब देखो m ओमेगा²r cos थीटा आ गया ना, ये इसका घटक आ गया। अब जब ये कण गति करेगा तो इस पर क्या आएगा? फोर्स लगेगा। और फोर्स क्या होगा? F नेट इक्वल टू ma लगाएंगे। F नेट क्या है? ये mg माइनस m ओमेगा²r क्या है? mg माइनस m ओमेगा²r cos थीटा बराबर ma। से ये गया तो इक्वल टू होगा g माइनस ओमेगा² r cos थीटा। ये आ गया इसका वो क्या उत्तर। यही तो मैंने निकाला था है ना। और ये cos थीटा अगर 0 हुआ, cos थीटा 0 हुआ तो a बराबर cos थीटा की 0 की वैल्यू 1 हो जाती है, तो g माइनस भाई r आ जाएगा है ना। और ये कितना हुआ? भूमध्य रेखा पर 0 होगा। और थीटा अगर 90 हो तो ये चल जाएगा यहाँ पर और यहाँ पर आ जाएगा a बराबर g। तो इसलिए यहाँ भूमध्य रेखा पर g की वैल्यू कम होती है और इस पर g की वैल्यू अधिकतम होती है, मैक्सिमम। तो ये अपने निकालना सीख लिया था, मैंने तुम्हें ड्राइव करके भी सिखा दिया। अब तुम कहोगे ये अभिकेंद्रीय बल कहाँ से आया? तो ये अभिकेंद्रीय बल अपन वृत्तीय गति में पढ़ेंगे। कहाँ पढ़ेंगे? वृत्तीय गति में भाई। तो वृत्तीय गति अभी तुम्हें कराई नहीं है मैंने, इस ग्रेविटेशन के बाद उसे ही कराऊंगा मैं सबसे पहले। क्योंकि मैंने तुम्हें आधी से ज्यादा वृत्तीय गति तो रोटेशन में करा दी और आधी से कुछ उसमें करा दिया एनएलएम में, तो बची क्या है बस। अब हम पढ़ेंगे गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। क्या पढ़ेंगे? गुरुत्वीय
देखो, अब तक अपन ने क्या क्या पढ़ लिया, एक बार रिकैप कर लेते हैं। ग्रेविटेशन में अपन ने ग्रेविटेशन का फॉर्मूला पढ़ा, F इक्वल टू Gm1m2 बाई आर स्क्वायर, है ना। फिर अपन ने गुरुत्वीय त्वरण पढ़ा, उसका फॉर्मूला क्या था, गुरुत्वीय त्वरण G का फॉर्मूला था Gm स्क्वायर बाई आर, Gm स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, Gm बाई आर स्क्वायर, ठीक है। फिर अपन ने जी हाइट के साथ पढ़ा, वो क्या था, जी सतह, ये सतह पर था, सतह बटे 1 प्लस एच बाई आर का स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने। यही था ना, मैं भूल गया हूँ यार, 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर था क्या, खुद को याद नहीं आ रहा। मैं तो ऐसे ही भुलक्कड़ आदमी हूँ, ऐसे ही भुलक्कड़ आदमी हूँ। बिल्कुल सही पढ़ा, यही पढ़ा था। और इसको ऊपर ले जाएं तो ये बन जाएगा जी एच इक्वल टू जी सतह 1 प्लस एच बाई आर का -2, है ना। और अगर हाइट है जो लेस देन आर हो, यानी आर से बहुत कम हो हाइट, हाइट बहुत कम हो, यानी 100-200 मीटर की बात करो, तो जी एच इक्वल टू अपन जी सतह, और वो कौन सी पर में लगा देंगे अपन, द्विपद पर में से यूज करके इसे सॉल्व करेंगे ना, तो 1 - 2h बाई आर, इस 2 को यहाँ रख देंगे, ये आ जाएगा। और अपन ने एक और जी पढ़ा था, जी डी के कारण, गहराई के कारण, वो था जी सतह 1 - d बाई आर, ये फॉर्मूले पढ़ लिए थे। और एक अपन ने पढ़ा है जी घूर्णन के कारण, जी घूर्णन आएगा जी सतह माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा, ये फॉर्मूले थे अपन ने पढ़ लिए, ठीक है। अभी तक अपन ग्रेविटेशन में 4 फुल में पढ़े और इन्हीं पे सवाल होंगे अभी तक तो। अब अपन पढ़ेंगे गुरुत्वीय तीव्रता, क्या पढ़ेंगे, गुरुत्वीय तीव्रता, गुरुत्वीय तीव्रता। अब गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, तो ये है ना, सेम होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के, है ना। तो देखो, इसे यहाँ कहते हैं Eg, और वहां इसे कहेंगे ओनली E, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E कहेंगे और गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता को Eg कहेंगे। Eg यानी ये क्या है, मतलब एक समझो तीव्रता होती क्या है। अब अपन को ना गुरुत्वीय क्षेत्र में तो समझ आएगी नहीं ये तीव्रता, है ना। समझो एक आवेश है, अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात कर रहे हैं, एक आवेश है Q, अब ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हुआ, है ना, तो इसके विकिरण कैसे निकलेंगे, वो अलग तरीके से निकलेंगे, और नेगेटिव हुआ तो अलग तरीके से निकलेंगे। पर मतलब समझो, एक अपन देखते हैं कि अपन करते हैं, देखो कूलम्ब बल का फॉर्मूला पता है अपन को, कि Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर, ये कूलम्ब बल का फॉर्मूला है। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है, समझो कि मतलब ये एक आवेश रखा है अपना Q, और ये एक टेस्ट चार्ज है Q0, ये क्या है, बहुत ही अत्यंत अल्प आवेश है, और कैसा है, पॉजिटिव, प्रकृति में पॉजिटिव है, अत्यंत अल्प है, मतलब इसका खुद का विद्युत क्षेत्र नहीं होगा, खुद का विद्युत क्षेत्र को नगण्य माना जाता है ना। अब इस अल्प आवेश को इस आवेश के संगत लाएंगे अपन। अब मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है ना, तो ये इधर बल लगा रहा है, पॉजिटिव चार्ज, है ना, ठीक है। अब ये पॉजिटिव चार्ज के अपन इसके क्षेत्र में लाएंगे, ऐसे ये इसकी क्षेत्र रेखाएं, इसके क्षेत्र में लाएंगे, तो जब इसके क्षेत्र में
अपन इसे एंटर करा देंगे, तब इस क्यू नोट पर एक फोर्स लगना प्रारंभ हो जाएगा। मतलब इस अत्यंत अल्प आवेश को इसके क्षेत्र में लाने पर ये क्या महसूस करेगा? एक बल महसूस करेगा, है ना। ये क्या महसूस करेगा? बल, इसके क्षेत्र में लाने पर बल महसूस करेगा। इसी बल को विद्युत क्षेत्र कहते हैं, है ना। अब देखो क्या कहते हैं विद्युत क्षेत्र। अब विद्युत क्षेत्र ई बराबर क्या होगा? अब यहाँ पर देखो विद्युत क्षेत्र कहते हैं अपन को ई बराबर क्या होगा, यानी अपन फोर्स तो पहले से ही था और लाइक इसको अपन क्यू नॉट आवेश को होती है, यानी जो फोर्स था उसमें किसको लाए अपन? क्यू नॉट आवेश को। किसको? क्यू नॉट आवेश। अब फोर्स क्या था? ये था अपना के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर बटे क्यू नॉट। अब जो Q1 था वो तो अपना बड़ा चार्ज था और Q2 था क्यू नॉट, क्योंकि इन दोनों के मध्य तो फोर्स लग रहा है। ये जो फोर्स लग रहा है कूलम्ब बल इन दोनों के मध्य लग रहा है, तो ये क्यू नॉट हो गया। ये क्यू नॉट से क्यू नॉट गया तो ये बचा कि क्यू जो आवेश यहाँ था बटे आर स्क्वायर। अभी जो ये आ रही है ये इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और ये दूरी के साथ साथ घट रही है ना। ई घट रही है के क्यू बटे आर स्क्वायर, दूरी के समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती। मतलब जितना नजीक इस चार्ज पे लाएंगे वो ये उतना ही ज्यादा बल महसूस करेगा, और जितना दूर जाते जाएंगे इस आवेश के द्वारा इसके कारण जो बल है वो कम महसूस होगा। समझ में आया? ये तो हुई विद्युत क्षेत्र की बात। विद्युत क्षेत्र में ऐसा ही पढ़ेंगे अपन। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यही होगी के क्यू बटे आर स्क्वायर। लेकिन अब अपन पढ़ किस में रहे हैं? गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता में, है ना। तो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता में क्या होता है भाई? गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता में क्या है कि ये अर्थ है ना, और ये अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड है ना। वो क्या है? ये इसकी ग्रेविटेशन फील्ड है, गुरुत्वीय क्षेत्र है। अब मैं एक छोटा एम द्रव्यमान एम एम नॉट द्रव्यमान लेके आ रहा हूँ, है ना। इस द्रव्यमान को मैं इसके क्षेत्र में रखूंगा। एकांक द्रव्यमान है ये। क्या है? एकांक। एकांक का मतलब बिल्कुल बिंदु द्रव्यमान। मैं इसके क्षेत्र में लेके आऊंगा तो ये बल महसूस करेगा। कैसा महसूस करेगा? बल महसूस करेगा। तो जो बल होगा वो क्या होगा? एफ बटे एम। किसके कारण? इसके कारण एकांक द्रव्यमान पर गुरुत्वीय क्षेत्र में लगने वाला बल गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता है। तो एफ क्या है? के की जगह नहीं, के GM1 M2 बाई आर स्क्वायर। ये तो इसका ग्रेविटेशन फोर्स है, बटे में क्या है? एम। तो ये M2 है। क्या है? M2। तो M2 से M2 हट जाएगा तो Eg आएगा GM बाई आर स्क्वायर। ये M क्या है? ग्रह का द्रव्यमान। देखो अपने पास G आया था, वो भी आया था GM बाई आर स्क्वायर सतह पर, है ना। लेकिन समझो, क्या समझे? समझो ये जी क्या है? त्वरण। और त्वरण एक सदिश राशि है। सदिश राशि है, इसकी डायरेक्शन होती है जी, पॉजिटिव नेगेटिव होता है। लेकिन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यह एक अदिश राशि है। क्यों? क्योंकि भाई ये तीव्रता दूरी के साथ साथ घटती है, इस पर वेक्टर का कोई लेना देना नहीं है। तो अब अपन क्या कह सकते हैं? जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है, मतलब पृथ्वी की सतह पर यानी गुरुत्वीय त्वरण जी, ग्रेविटेशन तथा Eg दोनों का परिमाण बराबर होता है। क्या होता है? दोनों का परिमाण बराबर होता है। समझ में? अब जब दोनों का परिमाण बराबर है तो अब अपन सारे Eg को जी मान कर ही सॉल्व करेंगे। कैसे? मान लो अपन ने, देखो ये पृथ्वी है, ये इसका सेंटर ऑफ मास है, ये r दूरी है, रेडियस इसकी, और यहाँ कोई बिंदु द्रव्यमान m लाए हैं, है ना। और यहाँ अपन Eg निकालें इसकी सतह पर, Eg सतह पर, तो क्या हुई? GM बाई आर स्क्वायर, क्योंकि m से तो m कट जाएगा,
है ना, ई जी बराबर। लेकिन अगर इसी को अपन हाइट पर ले जाएं, किस पर, हाइट पर, ये हाइट पर ले गया मैं, एच हाइट पर, और ये दूरी आर, तो ई जी क्या होगी, सतह पर ई जी एच हाइट पर, हाइट पर क्या होगी, एफ बटे एम। अब एफ क्या है इस हाइट पर, एफ है जी एम वन, जी एम छोटा एम बटे आर की जगह आर प्लस एच का स्क्वायर, आर प्लस एच का स्क्वायर और बटे में एम, तो एम से तो एम गया, तो ये बचा जी एम बटे आर प्लस एच का स्क्वायर। क्या बचा, जी एम बराबर आर प्लस एच का स्क्वायर। क्या बचा भाई, जी एम बराबर आर प्लस एच का स्क्वायर। और ये दूरी अगर अपन मान लें आर है छोटी, तो अपन कह सकते हैं जी एम बाई आर, आर स्क्वायर हो गया। अब देखो ऐसे ही देखो, अगर हम पृथ्वी की गहराई पर जाएं, केंद्र से डी गहराई पर जाएं, और ये सेंटर है, और ये पूरी त्रिज्या आर है, और ये बची क्या, आर माइनस डी। इस पॉइंट पर अपन पर जी निकाले, ई जी निकाले, इस पॉइंट पर ई जी निकाले, तो अपन को क्या होगा, देखो पृथ्वी की सतह में गहराई में जी डी कितना होता था, जी सतह और कोष्टक में क्या होता था, 1 माइनस डी बाई आर होता था कि नहीं। और अपन जानते हैं कि ई इन का जो परिमाण है वो होगा जी इन के बराबर, जी डी या जी इन एक ही बात है ना, जी डी के बराबर है ना, जी डी के परिमाण के बराबर, तो परिमाण लिख दो ई इन, और यहाँ लिख दो परिमाण क्या आएगा, जी एम बाई आर स्क्वायर 1 माइनस डी बाई आर। नहीं कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं। अब देखो, अब अपन क्या करते हैं, यहाँ से इस आर को कॉमन लो, ये आर इधर आ जाएगा माइनस डी, है ना, ये हो जाएगा जी एम बाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा ई इन हो जाएगा, इधर कर रहा हूँ, ई इन हो जाएगा जी एम बाई आर क्यूब आर माइनस डी, आर क्यूब आर माइनस डी। और देखो आर माइनस डी ये वो दूरी है, समझो इससे इस पॉइंट की ये आर दूरी है, तो इसे अगर आर मान लो, ई इन टू जी एम बाई आर क्यूब आर, किधर आ गया, आर आ गया ना। और सतह के बाहर तो जितनी दूरी पर ले लिया जाएगा उतनी दूरी पर पूछ लिया जाएगा भाई, बस ठीक है। सतह के बाहर तो अपन निकाल सकते हैं भाई, है ना। अब देखो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता और जी में संबंध देख लेते हैं। ये तीव्रता है ई जी और ये है जी ग्रेविटेशन, है ना। तो देखो ई एन का फॉर्मूला क्या आ रहा है, जी एम बाई आर क्यूब डॉट आर आया, और ये नेगेटिव में आएगा। क्यों आएगा भाई नेगेटिव में, क्यों आएगा नेगेटिव में, मैं सब बताऊंगा तुम्हें अभी। यानी आर इज ग्रेटर लेस देन आर, आर है वो छोटा आर बड़ा आर से कम है, क्योंकि आर छोटा आर बड़ा आर से कम है, इनमें ई सतह पर क्या है, जी एम बाई आर स्क्वायर और माइनस में, है ना। और यहाँ आएगा आर इजकल टू आर पे, और ई बाहर कितना है, माइनस जी एम बाई आर स्क्वायर, ये है आर इज ग्रेटर देन आर कंडीशन पर। अब जी का देखो, जी इन का था, जी इन या जी डी का फॉर्मूला था अपने पास, जी एम बाई आर स्क्वायर 1 माइनस डी बाई आर, है ना। और इस डी बाई आर को भी अपन क्या लिख सकते हैं, सेम जैसे यहाँ से अपन ने ये किया था ना, इसको ऐसे करके ये लाए थे ना अपन, इसे भी लिख सकते हैं जी डी बराबर जी एम बाई आर क्यूब और आर, ठीक है। सेम फॉर्मूले हैं, कोई अंतर नहीं है। आर क्या मान लिया अपन ने, डी माइनस आर, जो आर माइनस जो डी दूरी है, आर माइनस जो डी दूरी है उसे अपन ने आर मान लिया है छोटा, ठीक है। अब देखो जी सतह है, जी एम बाई आर स्क्वायर, इस पे क्या है, आर इजकल टू आर, जी बाहर, तो देखो जी एम बाई आर, आर की जगह छोटा आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा आर इजकल टू
आर इज ग्रेटर देन आर। अब देखो तीनों फॉर्मूले सेम है, लेकिन ये पॉजिटिव में लिया है अपन ने और ये नेगेटिव में लिया है। कारण मैं नेक्स्ट पेज पे समझाता हूँ। जो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता है, जो गुरुत्वीय क्षेत्र की जो अपनी तीव्रता है ईजी है ना, ये हमेशा नेगेटिव ली जाती है। कारण देखो ये पृथ्वी है और यहाँ पे कोई अहम द्रव्यमान है, ठीक है। जब ये अहम द्रव्यमान गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता में आएगा तो इस पर हमेशा ये खींचेगी, इसे अपनी तरफ धकेलेगी नहीं, अपनी तरफ खींचेगी। यानी गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता खुद की तरफ खींचने का वो बता रही है ना। क्या बता रही है? खुद की तरफ खींचने का वो बता रही है बल, है ना। खुद की तरफ खींचना बता रही है, मतलब खींचना बता रही है एकदम, है ना। क्या बता रही है? खींचना बता रही है, इसलिए इसे हमेशा नेगेटिव लिया जाता है। और अब देखो गुरुत्वीय त्वरण, अब देखो ये त्वरण है, पहली बात तो मंदन नहीं। मंदन, अगर मंदन होता तो माइनस ए लिया जाता, त्वरण है तो प्लस ए लेंगे। और देखो कारण भी देख लो, यहाँ से अहम द्रव्यमान अगर नीचे गिरेगा तो उसका हर पॉइंट पर वेग बढ़ेगा, यानी 9.8 मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड स्क्वायर से इसका वेग बढ़ेगा हर पॉइंट पर, तो वो क्या होगा? पॉजिटिव। और देखो ग्राफ देखो, ये r बराबर r पर सबसे मैक्सिमम था gm बाई आर स्क्वायर फोर्स। ये r बराबर r पर जब देखो नीचे जाते हैं तो वो घटता है ना, एक सरल रेखा में घटता है ना। किधर? ये है r इज लेस देन r में, और ये है r इज ग्रेटर देन r में। यहाँ ये समानुपाती घट रहा है। कैसे? देखो यहाँ पर फॉर्मूला आता है gm बाई आर स्क्वायर जी। देखो जी व्युत्क्रमानुपाती है आर स्क्वायर के, मतलब घटेगा ना, घटने वाला ग्राफ आएगा। तो ऐसे ही इसका ग्राफ याद रखना है, पूछा जाता है जी और आर में ग्राफ। ऐसे ही इसका कैसे बनेगा? अब नेगेटिव है तो उल्टा बनेगा भाई, नेगेटिव है तो उल्टा बनेगा। ये आर पर मैक्सिमम होगा जी एम बाई आर स्क्वायर पर नेगेटिव में, क्योंकि देखो ई प्लस ऊपर है, नीचे ई माइनस आएगा, है ना। ये आर प्लस में है, इधर आर माइनस में होगा, और इधर तो सीधी रेखा जाएगी और इधर वही घटेगा। क्यों? माइनस जी एम बाई आर स्क्वायर होगा, है ना। ठीक है। अगर यदि मान लो, ये तो अपन को समझ आ गया, मान लो पृथ्वी है जो क्या हो? खोखला गोला हो। देखो खोखला गोला होता है ना, क्या होता है खोखला गोला? मतलब उसका संपूर्ण द्रव्यमान सतह पर है ना, संपूर्ण द्रव्यमान सतह पर है। तो देखो ई सतह पर क्या होगा? ई सतह पर वही होगा जो होना चाहिए जी एम बाई आर स्क्वायर। ई बाहर क्या होगा? ई बाहर वही होगा जी एम बाई वो छोटा आर स्क्वायर। लेकिन ई इन क्या होगा भाई? ई इन मान लो केंद्र पर, अब यहाँ पर कोई भी द्रव्यमान नहीं है, खाली मामला है भाई। तो जो अब अहम द्रव्यमान के टुकड़े को अपन लाएंगे, अहम द्रव्यमान के टुकड़े को लाएंगे तो फिर यहाँ तक ही कार्य करना पड़ेगा बस। यहाँ से अंदर तो फ्री स्पेस है भाई, कहीं घुमा दो। मतलब अगर अनंत से कोई अहम द्रव्यमान के टुकड़े को लाएंगे अपन, तो उसे लाने में किया गया कार्य बस सतह तक हुआ। अगर सतह के अंदर ले जाएंगे तो ई इन 0 हो जाएगा, लेकिन कार्य 0 नहीं होगा। ई इन 0 ही है, मतलब गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता 0 ही है, कार्य 0 नहीं होगा, क्योंकि कार्य तो मैंने यहाँ से यहाँ तक लाने में किया है। तो जो कार्य होगा वो यहाँ से यहाँ तक लाने में ही होगा बस। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? यहाँ तो 0 होगा बस, आर बराबर आर से स्टार्ट होगा सबसे मैक्सिमम और फिर घट जाएगा, क्योंकि यही तो है, ये तो है ही नहीं। समझ में आई बात? अब अपन देखेंगे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा।
देखो, तुम्हें स्थितिज ऊर्जा नहीं आती है तो यहाँ पर तुम्हें बिल्कुल समझ नहीं आएगा। तुम्हें स्थितिज ऊर्जा आनी चाहिए। अब स्थितिज ऊर्जा अपने कहाँ पड़ी है? कार्य ऊर्जा प्रमेय में। कार्य ऊर्जा तथा शक्ति वाला चैप्टर था ना, उसमें अपने स्थितिज ऊर्जा पड़ी है। उसे एक बार रिवाइज करो, तब उसके बाद इसे देखना, बिल्कुल समझ नहीं आएगा। मेरी बात मानो, एक बार वहां जाके स्थितिज ऊर्जा पढ़ो, उसके बाद यहाँ आके इस क्लास को आगे लो, ठीक है? क्यों? क्योंकि भाई तुम्हें नहीं आएगा समझ में, ठीक है? तो मैं जितना हो सके उतना कोशिश करता हूँ। जो स्थितिज ऊर्जा होती है ना, ऊर्जा बनती किससे? कार्य से। ऊर्जा होती है वो कार्य से आती है ना? ऊर्जा, कोई भी ऊर्जा होती है वो कार्य से आती है, ठीक है? स्थितिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा वो एक ऊर्जा नहीं है। अपन हमेशा पोटेंशियल एनर्जी लेते हैं, पीई इनिशियल और पीई फाइनल, दो जगह लेते हैं। मतलब ये क्या है? पोटेंशियल एनर्जी नहीं ली जाती, स्थितिज ऊर्जा का अंतर लिया जाता है। क्या लिया जाता है? अंतर, मतलब डी यू या फिर डेल्टा यू लिया जाता है। मतलब डी यू लेंगे तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल लिया जाता है। मतलब दो बिंदुओं की स्थितिज ऊर्जा का अंतर लिया जाता है, ठीक है? तो ये क्या है? ये स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन है। अब देखो, सीधी स्थितिज ऊर्जा नहीं निकाली जा सकती। एक बिंदु की स्थितिज ऊर्जा निकालना इम्पॉसिबल है। क्या है? इम्पॉसिबल। अब देखो, जो स्थितिज ऊर्जा होती है ना, स्थितिज ऊर्जा ये है क्या? पहले तुम्हें विभव आना चाहिए। विभव क्या होना चाहिए? विभव। विभव क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा बाद में पढ़ेंगे, पहले थोड़ा विभव समझो। विभव होता क्या है? मान लो मैं चार्ज की बात करूंगा यहाँ पर थोड़े, है ना? ये एक क्यू आवेश है अपना, बड़ा वाला, है ना? और ये टेस्ट चार्ज है। क्या है? टेस्ट चार्ज। अब विभव क्या होता है? ये है इन्फिनाइट पर। क्या है? इन्फिनाइट पर। अब देखो, अब मैं इसमें इस चार्ज को समझो, इस चार्ज को मैं धीरे धीरे लाऊंगा, धीरे धीरे लाऊंगा। क्यों? क्यों इस चार्ज को मैं धीरे धीरे क्यों लेके आ रहा हूँ? इसका कारण है ताकि इसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज ना हो। अगर काइनेटिक एनर्जी में बदलाव हो गया, मतलब स्पीड में लेके आ गए और वेग बढ़ गया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, तो उसमें जो संरक्षी बलों का जो कार्य है ना, वो परिवर्तित हो जाएगा। अब जो कार्य ही परिवर्तित हो गया तो अपन फिर विभव कैसे निकालेंगे? तो इसलिए इस चार्ज को पहली बात तो धीरे धीरे लाया जाता है। क्यों? ताकि काइनेटिक एनर्जी में चेंज ना हो, है ना? ठीक है, अब इसे ला रहे हैं। ये मान लो इसकी वो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी ई। मैं धीरे धीरे ला रहा हूँ और इसे इस बिंदु इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक बिंदु पी पर लाने में जो मुझे कार्य करना होगा वो होगा विभव। क्या कहलाएगा? विद्युत विभव। क्या किया मैंने? अनंत से एक आवेश, एक टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके आया, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके आया बाहबल से, है ना? तो ये हो गया इसका विभव। ऐसे ही अपन क्या करेंगे कि एक ये अपना पृथ्वी है, परम द्रव्यमान की, ये इसकी विद्युत वो गुरुत्वीय क्षेत्र है। यहाँ एक एकांक आवेश को, एकांक द्रव्यमान को मैं लेके आऊंगा धीरे 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 इस पी पॉइंट पर। तो इसमें जो किया गया कार्य होगा वो होगा गुरुत्वीय विभव। गुरुत्वीय विभव समझो, मैं अनंत से ला रहा हूँ, मतलब अनंत से ला रहा हूँ, तो इस द्रव्यमान पर कोई फोर्स नहीं है, अभी तक कोई फोर्स नहीं है ना। लेके आऊंगा तब फोर्स लगेगा यहाँ पर। पहले कोई फोर्स नहीं था, लेके आएंगे तब लगेगा यहाँ पर फोर्स। समझो ये बात, है ना? ये तो हो गया विभव। अब इस विभव का ही रूपांतरित रूप होता है स्थितिज ऊर्जा। क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा। कैसे? देखो, ये क्यों चार्ज था अपना और ये इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड थी। अब मैं अनंत से नहीं, मैं इस बिंदु से, ये पी बिंदु पर ये टेस्ट चार्ज रखा है अपना, इसे मैं क्यू बिंदु तक लेके जा रहा हूँ। मतलब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक टेस्ट चार्ज को ले जाया जा रहा है।
तो यहाँ पर इसकी स्थितिज ऊर्जा यू इनिशियल थी, यहाँ पर इसकी स्थितिज ऊर्जा यू फाइनल हो जाएगी। अब देखो, चूंकि दोनों ही बिंदु इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हैं, तो दोनों पर ही बल लग रहा होगा पहले से ही, मतलब किया गया कार्य होगा जो इन दोनों के अंतर के बराबर होगा। अब जो किया गया कार्य है, क्या वो इस फील्ड पर निर्भर कर रहा है? नहीं, वो किया गया कार्य बाह्य कार्य है। क्या है? बाह्य कार्य मैंने खुद अपने हाथों से धीरे धीरे लेके गया हूं और यहाँ रखा है, ठीक है। लेकिन इस बाह्य कार्य की गणना मैं कैसे कर सकता हूँ कि इस जगह पर इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लग रही थी और इस जगह पर इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लग रही थी, इस चीज से मैं गणना नहीं कर सकता क्या? मतलब इस पी बिंदु पर इस क्यू चार्ज के कारण इस टेस्ट चार्ज क्यू नॉट पर कितना फोर्स लग रहा था और इस बंदे पर कितना फोर्स लग रहा था, इन दोनों फोर्स का अंतर ही तो ये बाह्य कार्य के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि मैंने काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं किया है, मैं बिल्कुल स्लो लेके गया हूँ, काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल चेंज नहीं किया। अगर काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं की है तो अपन यहाँ ऊर्जा प्रमेय नहीं लगाएंगे। अगर काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाती तो अपन को ऊर्जा प्रमेय लगानी होती, क्योंकि अपन को वेग वेग जो जो गतिज ऊर्जा में जो हानि हुई है ऊर्जा की वो भी लिखनी होती। तभी तो अब जब भी वेग चेंज करते हैं तो क्या लिखते हैं? पी इनिशियल प्लस के इनिशियल प्लस इजिकल टू पी फाइनल प्लस के फाइनल। लेकिन यहाँ पर ये है ही नहीं, तो पी इनिशियल बराबर है पी फाइनल, यानी पी इनिशियल नहीं, यानी इसको इधर ले जाएं तो पी फाइनल माइनस पी इनिशियल बराबर ये क्या आ गया? कार्य के बराबर आ गया। इतना कार्य किया अपन ने। समझ में आई बात? तो अब मेरी बात समझ में आई तुम्हें कि यहाँ पर हम जानते हैं कि भाई स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन किए गए संरक्षी बल के कार्य के नेगेटिव मान के बराबर होता है, सर ने बताया है ना। देखो, यहाँ अपन निकाल रहे हैं नेगेटिव बल के कार्य वाले, लेकिन जो हकीकत में जो स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन है वो बाह्य कार्य का परिमाण है। क्या है? U का मान संरक्षी बल के कार्य के नेगेटिव मान के बराबर होता है, परंतु स्थिति ऊर्जा आती बाह्य कार्य से है, क्योंकि मैंने किया तो बाह्य कार्य है, हाथ से उठा के लेके गया हूं ना इधर से इधर। आती बाह्य कार्य से वह बाह्य बल जो M2 को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक खिसकाता है, मतलब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक खिसकाता है, वो है बाह्य कार्य। समझ में आई? अब इस लाइन का भी मतलब समझा देता हूँ कि सर ने बोला है कि स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन किए गए संरक्षी बल के कार्य के नेगेटिव मान के बराबर होता है। अब देखो, अभी अपन आवेश के लिए कर रहे थे, ये द्रव्यमान ले लो, m द्रव्यमान है ना, और ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ले लो, ठीक है। ओ क्या ग्रेविटेशन फील्ड है, जी ई जी। अब यहाँ एक द्रव्यमान मैंने m मान लिया छोटा, और ये p बिंदु पर है और इसे q बिंदु पर ले जा रहा हूँ, है ना। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं स्थानांतरण कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अल्प विस्थापित किया है dr दूरी के लिए। कितना विस्थापित किया है भाई? dr दूरी के लिए। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इस द्रव्यमान के कारण सतत रूप से वितरित है, मतलब हर पॉइंट पर घटती जा रही है। इस पर ना तो कोई घर्षण लग रहा है ना कुछ लग रहा है, सब कुछ नॉर्मल है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ग्रेविटेशन या क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेविटेशनल फील्ड एक ही बात है ना। अब मैं इस m द्रव्यमान को, इस छोटे m द्रव्यमान को या m2 द्रव्यमान को मैं इस बिंदु से इस बिंदु पर विस्थापित करूंगा, तो मैं करूंगा धीरे धीरे, वही तो स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन होगा। मान लो इसकी इस पॉइंट पर, इस स्थिति पर स्थिति ऊर्जा U इनिशियल है, इस पॉइंट पर इसकी स्थिति ऊर्जा U फाइनल हो जाएगी। मैं धीरे धीरे लेके जा रहा हूँ तो डेल्टा U में परिवर्तन होगा, जो होगा U फाइनल माइनस U इनिशियल, है ना। अब देखो, इसके द्वारा m द्रव्यमान के द्वारा एक फोर्स लगाया जा रहा है हम हर पॉइंट पर, वो है इसका ग्रेविटेशन फोर्स, और उसकी वैल्यू क्या है? Gm1। ये इसका खुद का द्रव्यमान, बड़ा द्रव्यमान, और m2 ये छोटा द्रव्यमान बटे r स्क्वायर, है ना। ये ग्रेविटेशन फोर्स लगाया जा रहा है और ये एक संरक्षी बल है, ठीक है। अब ये संरक्षी बल देखो, यहाँ दूरी कितनी है, ये दूरी इससे ये दूरी मान लो r, और ये दूरी हो जाएगी p बिंदु पर r प्लस dr,
क्या दूरी हो जाएगी भाई, r प्लस डी आर दूरी। तो जो ये दूरी है, पहला ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है Gm1m2 बटे r प्लस डी आर स्क्वायर, दूसरा लगेगा Gm1m2 बटे आर स्क्वायर। ये दोनों फोर्स लग रहे हैं। अब ये दूरी ज्यादा है तो ये फोर्स कम होगा, ये दूरी कम है तो ये फोर्स ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि टी आर जुड़ रहा है अल्प। ठीक है, अब उनको समझ में आ गया। तो देखो इस फोर्स में अंतर कितना हो गया, ये F2 है, ये F1 है, तो F1 कम है F2 से, तो F2 माइनस F1, ये तो फोर्स हो गया। और अब बल लगा है कितनी दूरी के लिए, dr दूरी के लिए, ये हो गया dr, क्या होगा, ये dr हो गया, ये हो गया इसका कार्य। अब देखो इस कार्य के विरुद्ध अपन कार्य कर रहे हैं, इस कार्य के विरुद्ध जा रही है ये उल्टी, उल्टी जा रही है तो नेगेटिव, उल्टी जा रही है तो नेगेटिव। यानी जो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन है वो संरक्षी बलों के कार्य, ये हमेशा याद रखना है, संरक्षी बल होते हैं F, उनके जो कार्य होता है विस्थापन, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन क्या है, बल गुणा विस्थापन। और ये अल्प विस्थापन है क्योंकि अल्प दूरी है तो r इज बहुत ज्यादा dr, तो जो r माइनस डी आर है ना, r माइनस डी आर, इसे अपन r लिख सकते हैं। और यहाँ पर अपने पास डेल्टा u स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन आ जाएगा, f की जगह Gm1m2 भाई r स्क्वायर, r की जगह नहीं छोटा r स्क्वायर, और डी आर ये विस्थापन ये आ गया। और अब ये अपने पास फॉर्मूला आ गया है मेन, समझ में आई। अब अपन को क्या करना है, दो बिंदु द्रव्यमानों की स्थिति ऊर्जा। अब ये तो आई है गुरुत्व के लिए, पृथ्वी के लिए, किसके लिए आ गई है, पृथ्वी के लिए। अब अपन दो बिंदु द्रव्यमानों के लिए स्थिति ऊर्जा निकालेंगे, बिंदु द्रव्यमानों के लिए। मान लो ये एक द्रव्यमान है m1, ये पॉइंट क्या है अपना P, और ये पॉइंट Q। ठीक है, अब यहाँ रख दिया है मैंने P पर एक बिंदु द्रव्यमान m2, ये m2 द्रव्यमान रख लिया P पॉइंट पर। अब देखो इसकी पहली दूरी है r1, अब मैं इसे P से उठा के ले जा रहा हूँ कहाँ पर, Q पर, तो ये दूरी इसकी हो जाएगी r2, हुई कि नहीं हुई, बिल्कुल। अब मैंने क्या किया है कि मैं इस m2 द्रव्यमान को, m1 द्रव्यमान है इसकी ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, m1 द्रव्यमान की है तो वो ग्रेविटेशन फील्ड के, तो m2 द्रव्यमान को मैं P बिंदु से Q बिंदु पर वो कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, P बिंदु से Q बिंदु पर क्या कर रहा हूँ भाई, मैं वो विस्थापन कर रहा हूँ। तो मान लो मैंने इतना विस्थापन ना करके मैंने P से थोड़ा अल्प विस्थापन कर दिया dr दूरी पर, क्या ही किया है, अल्प विस्थापन। और मैं विस्थापन की दूरी कितनी है, ये दूरी देखो टोटल तो r2 है, यहाँ से यहाँ तक ये r1 है, तो ये दूरी होगी r2 माइनस r1, ये अल्प विस्थापन की है। ठीक है, विस्थापन की टोटल दूरी यहाँ से यहीं तक है तो विस्थापन होगा। ठीक है, अब अपन को पता है कि जब m1 फोर्स इस पर m2 द्रव्यमान पर फोर्स लगाएगा, यानी ये m1 है और ये m2 द्रव्यमान है, ये m2 पर अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, इधर कौन सा अट्रैक्शन, F ग्रेविटेशन फोर्स लगाएगा, बिल्कुल लगाएगा। और जो दूरी कितनी है शुरू में इनकी r1 दूरी है, तो इस अट्रैक्शन फोर्स की वैल्यू अपन नहीं लिख सकते क्या, और फिर इसे अपन यहाँ अल्प विस्थापित कर रहे हैं dr दूरी पर, तो भी एक, अब संरक्षी बलों के कार्य के हिसाब से u होगी, वो होगी F डी आर, यानी अल्प विस्थापन किया है वो, और थीटा क्या है एफ डी आर। बल देखो कार्य बराबर क्या होता है, वर्क बराबर एफ डॉट डी आर, जो डॉट आता है तो एफ डी आर कॉस थीटा आता है। अब यहाँ पर देखो विस्थापन, देखो बल तो इधर लग रहा है, बल तो इधर लग रहा है और विस्थापन अपन इधर कर रहे हैं, तो थीटा कितना हो गया 180 डिग्री, और कॉस 180 डिग्री की वैल्यू देखो, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो 180 की वैल्यू हो जाती है -1, उल्टा, तो कॉस 180 की वैल्यू -1 हो जाएगी, तो वर्क आएगा माइनस एफ डी आर। माइनस क्यों आया, समझ आ गया, क्योंकि जो कार्य है वो विस्थापन के विपरीत दिशा में, नेगेटिव दिशा में, तो कार्य नेगेटिव आएगा। अब एफ डॉट डी आर कॉस थीटा, अब थीटा क्या है 180, तो माइनस आ जाएगा, नेक्स्ट में ये आ गया माइनस एफ डी आर, है ना।
अब देखो लिमिट कहाँ से, विस्थापन कहाँ से हो रहा है, अपन R1 से R2 तक जाएंगे विस्थापन, R1 से R2 तक, R1 पॉइंट से R2 दोनों पर तक, यही तो विस्थापन है। तो R1 पॉइंट से अपन जाएंगे R2 पॉइंट तक, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं है भाई। और अपने पास पहली, अब मान देखो समझो इधर कर रहा हूं मैं, ये द्रव्यमान था, है ना। अब मैंने क्या किया है, ये R1 दूरी पर M2 था, है ना, R1 दूरी थी, और ये P बिंदु था, और ये मैंने मान लिया Q बिंदु। अब मैंने क्या किया, M1 M2 द्रव्यमान को थोड़ा अल्प dr दूरी पर विस्थापित करके इस M2 द्रव्यमान को यहाँ ले आया। तो ये दूरी मान लो R है, मान लिया बीच में कहीं पॉइंट R है dr दूरी पर। तो अब क्या होगा, ये फोर्स इस जगह पे, इन दोनों में फोर्स क्या लगेगा, M2 और M1 पर लगेगा F बराबर G M1 M2, और बटे में दूरी कितनी है R स्क्वायर, यही तो फोर्स लगेगा। dr दूरी पर अल्प विस्थापित करने के बाद जो डिस्टेंस आ रही है वो क्या आएगी, R बराबर क्या होगी, R प्लस डी आर, R1 प्लस डी आर, ये R1 है ना, R1 प्लस डी आर, तो इसे मैंने R मान लिया है, कोई दिक्कत है नहीं हो सकती, है ना। तो डेल्टा U बराबर, अब अपने पास ग्रेविटेशन फोर्स आ जाएगा, लिमिट है R1 से R2, और फोर्स आएगा GM1 M2 बटे ये छोटा r यार और डी आर दूरी। अब देखो ये सब कांस्टेंट वैल्यू है तो बाहर ले लो, और डेल्टा यू अब देखो इनको बाहर ले लेता हूँ, माइनस GM1 M2, और देखो अभी देखो अपने पास समाकलन किसका होगा, समाकलन होगा 1/r² dr का। देखो 1/r² का समाकलन करेंगे तो समाकलन का फॉर्मूला क्या होता है, समाकलन फॉर्मूला होता है x की पावर n+1 बटे n+1। और देखो 1/r² है तो इसे ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा r² माइनस में dr। अब माइनस r² का समाकलन करो तो देखो x की पावर -2 + 1 बटे -2 + 1, तो ये हो जाएगी x की पावर -1 बटे -1। अब देखो x की पावर -1 मतलब r की पावर -1 बटे -1 आ रहा है समाकलन। अब ये -1 का भाग देंगे तो माइनस तो बाहर आ जाएगा, ये हट जाएगा, है ना। तो -r माइनस माइनस की पावर 1, अब इस पावर माइनस को लेंगे तो 1/r हो जाएगा। तो ये होगा इसका समाकलन। करना सीख गए, नहीं सीखे तो भाई समाकलन सीखो। इसमें क्या है, तो देखो अब इसका समाकलन क्या आ रहा है, -1/r, और लिमिट क्या है R1 से R2, मैंने करके दिखाया है अलग से समाकलन। ये समाकलन हो गया, डेल्टा U बराबर क्या आ जाएगा, देखो R से ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो GM1 M2 बटे R। अब एक बार अपन क्या लगाएंगे, R2 दूरी को रखेंगे, एक बार R1 दूरी को, एक बार अपन R2 रखेंगे ऊपर की, और फिर रखेंगे GM1 M2 बटे R1 दूरी। मैंने इसको कॉमन को अंदर ही मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ये अपना फॉर्मूला बन गया, क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया है। अब ये तो अपनी स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन आ गया, और यही परिवर्तन तो मैंने यहाँ बताया था कि इस ये बल कम है ये ज्यादा है, इसमें से इसको घटा दो, यही स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन आएगा। घटाया था कि नहीं घटाया था, बिल्कुल घटाया था अपन ने, तो यही तो किया है अपन ने, है ना। ये स्थितिज ऊर्जा में, लेकिन समझो स्थितिज ऊर्जा क्या ही है, R की पावर यानी U समानुपाती है 1/r के, केवल याद याद रखने की बात है, U समानुपाती है 1/r के। ठीक है, इतना अपने पास हो गया। चलो अब ये तो अपने पॉजिटिव में आ गया। अब हमें पता है कि स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है वो संरक्षी बलों के कार्य के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। किसके बराबर है, संरक्षी डी कंजर्वेटिव फोर्स के नेगेटिव वैल्यू के बराबर होता है, ठीक है। होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। तो अब ये जो बल आया है, ये कंजर्वेटिव फोर्स का बल आया है, तो डेल्टा U बराबर आ जाएगा -GM1 M2/R2 माइनस GM1 M2/R1। ये मैंने किया है, जो तुम्हें इतना याद रखने की बात नहीं है, याद रखने की बातें ये है भाई। तो अब इसे अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेल्टा U बराबर, देखो ये तो पॉजिटिव हो जाएगी अंदर मल्टीप्लाई करने पर, ये नेगेटिव हो जाएगी, तो पॉजिटिव की वैल्यू को आगे लिख लेते हैं, GM1 M2 बटे R1 माइनस GM1 M2 बटे R2। तो देखो ये तो है U इनिशियल और ये है U फाइनल बराबर डेल्टा U, ठीक है। U इनिशियल माइनस U फाइनल डेल्टा U।
पास डेल्टा यू था, डेल्टा यू बराबर क्या होता है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल बराबर आया है GM1M2/R1 माइनस GM1M2 बटे R2। अब देखो अपन ने m द्रव्यमान लिया था, यहाँ से R1 दूरी पर ये M2 लिया था और इसे विस्थापित कर रहे थे R2 दूरी पर P से Q बिंदु पर। मान लो ये Q बिंदु इन्फिनाइट पर हो, यानी R2 दूरी है वो अनंत पर हो, यानी R2 दूरी इज वेरी वेरी इन्फिनाइट। तो अनंत पर क्या होता है, अनंत पर कोई भी फोर्स काम नहीं करता है, अनंत पर सब कुछ शून्य होता है। अनंत पर क्या होता है, सब शून्य। अनंत तो भाई अनंत है, निर्वात है, वहां कुछ नहीं है भाई, सब कुछ शून्य, सब कुछ शून्य। तो मतलब ये जीरो, ये वाला पॉइंट पूरा जीरो हो जाएगा और यू फाइनल भी क्या हो जाएगा, जीरो। क्या हो जाएगा, जीरो। तो यू फाइनल जीरो माइनस यू इनिशियल बराबर GM1M2R1 माइनस जीरो। हमेशा याद रखना कि जो अनंत पर सब जीरो, काइनेटिक एनर्जी जीरो, स्थितिज ऊर्जा जीरो, कार्य जीरो, फोर्स जीरो, सब जीरो। अनंत का मतलब शून्य होता है फिजिक्स में। अब देखो माइनस यू इनिशियल बराबर GM1M2/R1, तो यू इनिशियल नेगेटिव, ये क्या है, अगर एक मतलब ये क्या है, ये कौन सी स्थिति ऊर्जा आई है, ये ऐसी स्थिति ऊर्जा आई है यदि हम एक ये m के इस ग्रेविटेशन फील्ड से p बिंदु से किसी छोटे m द्रव्यमान को अनंत पर ले जाएं, अनंत पर ले जाएं, अनंत पर ले जाएं, तो उस स्थिति में उसकी स्थिति ऊर्जा माइनस में आएगी। क्यों, क्योंकि अपन उसका इसकी ग्रेविटेशन फील्ड के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, इसलिए माइनस आ रहा है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखो मैंने एक तुम्हें विभव बताया था, विभव विभव बताया था, वो क्या बताया था, इनफिनाइट से कोई भी छोटे एकांक द्रव्यमान को उसकी एक फील्ड के अंदर लेके आओ, फील्ड के अंदर लेके आओ और उसमें किया गया कार्य विभव होता है। तो विभव हकीकत में ये इस स्थिति से ऊर्जा ही है और ये ही है विभव। लेकिन अपन ने देखो कार्य किया है, क्या किया है, ये कार्य किया है भाई, है ना, ये कार्य किया है, ये बल के विरुद्ध कार्य किया है, तो ये विभव होगा GM1M2/R²। अब देखो इस m द्रव्यमान को लेके आए हैं, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी m द्रव्यमान को लेके आए हैं, तो ये इस पे एक भाग लगेगा m2 का और ये हट जाएगा और ये आ जाएगा GM1/R2। ये विभव होता है, क्या होता है, विभव। देखो हमेशा याद रखना है कि ये तो मैंने थोड़ी एक्स्ट्रा बात बताई है, इसे भी ध्यान में रखो, पर याद रखने वाली बात क्या है। अब मान लो ये m1 द्रव्यमान है, ये r दूरी पर m2 द्रव्यमान रखा है। अब यहाँ से इस बिंदु को यदि हम अनंत पर लेके इनकी स्थितिज ऊर्जा पूछी जाए, इन दोनों बिंदु द्रव्यमानों की स्थितिज ऊर्जा पूछी जाए, तो यू होगी क्या, माइनस GM1M2/R। क्या होगी, माइनस GM1M2/R। निकाली कैसे वो तुम्हें मैंने बता दिया, लेकिन याद रखने की बात ये है, अब इसमें हमेशा याद क्या रखना है कि भाई अपन ने ये रखना है कि ये स्थिति ऊर्जा नहीं है। पहली बात तो ये स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन है, और अपन ने क्या लिया है, यहाँ पर लिया ये है कि यू फाइनल मतलब यू फाइनल जो क्या है, यू एट इन्फिनाइट वो क्या है, जीरो। ये वाली कंडीशन हमेशा मच याद रखनी है अपन को, ये वाली कंडीशन हमेशा याद रखनी है अपन को कि यू इन्फिनाइट एट जीरो है। तब अपन अगर यू इन्फिनाइट जीरो नहीं है तो डेल्टा यू बराबर अपने पास आएगा डेल्टा यू इनिशियल यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। अब यू फाइनल देखो दो बिंदु हैं m1 और m2, पहले इनमें दूरी r2 थी, फिर बाद में हो गई r3, तो यू फाइनल कितनी है, माइनस GM1M2/R3, और फिर माइनस कितनी है, ये वाली दूरी माइनस GM1M2/R2। तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल करो, मतलब एक बार यहाँ की स्थिति ऊर्जा निकाल रहे हो तो यहाँ देख लो कि वो अनंत पे हो, यहाँ निकाल रहे हो तो वो देख लो अनंत पे। अब दोनों को ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो GM1M2/R2 माइनस GM1M2/R3। अब दो पॉइंटों की निकाल के बता दी मैंने, एक बार R2 दूरी, एक बार R3 दूरी निकाल के बता दी ना, ऐसे निकाल लेना है। अब देखो विभव,
विभव क्या होता है? विभव होता है एकांक द्रव्यमान को गुरुत्वीय क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य। एकांक द्रव्यमान को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य। और वीजी विभव क्या होता है? W/m। किया गया कार्य क्या है? किया गया कार्य देखो, कार्य होता है, अपने कार्य ऊर्जा पर मैंने पढ़ी थी कि जो किया गया कार्य होता है वो काइनेटिक ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। कार्य ऊर्जा पर मैंने पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर काइनेटिक ऊर्जा 0 है। क्यों? क्योंकि अपन धीरे धीरे लेके आ रहे हैं ना भाई, तो काइनेटिक ऊर्जा 0 है, तो किया गया कार्य क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि अपन कार्य धीरे धीरे कर रहे हैं। जब स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के कार्य होगा तो देखो, अब इसकी यूनिट क्या होगी? वीजी। विभव क्या होता है? जूल में। कार्य क्या होता है? जूल में। और द्रव्यमान की क्या होती है? जूल पर केजी। और पहली बात तो विभव देखो, मैंने विभव और स्थितिज ऊर्जा में दोनों में एक कॉमन बात है। ये जो विभव और स्थितिज ऊर्जा का जो कार्य है वो संरक्षित बलों के कार्य के विपरीत होता है, लेकिन वो होता बाह्य का कार्य है। किसका कार्य होता है? होता बाह्य के कार्य है। समझ में ये वाली बात? अब देखो, बिंदु द्रव्यमान है, ये m द्रव्यमान का कण है, और इस पर ये m द्रव्यमान का, अब मैं अनंत से ये m द्रव्यमान के कण को लेके आ रहा हूँ यहाँ। और कैसे लेके आ रहा हूँ? धीरे धीरे लेके आ रहा हूँ, ताकि काइनेटिक एनर्जी चेंज ना हो। अब लेके आ रहा हूँ ना, तो v क्या होगा? v एक्सटर्नल बाई m। और v एक्सटर्नल किसके बराबर होगा? स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। किसके बराबर होगा भाई? स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो नो चेंज है। और अपन ने पढ़ा था कि जो किया गया कार्य होता है वो इस कार्य ऊर्जा पर में से ऊर्जा के बराबर होता है। और वो कार्य अगर अगर इस वो क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी है तो काइनेटिक ऊर्जा के परिवर्तन के बराबर होगा। स्थिति ऊर्जा है तो स्थिति ऊर्जा के परिवर्तन के बराबर होगा। तो ये क्या हो जाएगा? -Gm1m2 बटे R। ये तो स्थितिज ऊर्जा लिख दी अपन ने, और इसका ये m छोटा द्रव्यमान m2 ये हो जाएगा, ये तो ये आ जाएगा -Gm1 बटे R। m1 क्या है? m, तो Gm/R। अब ये आ गया विभव। ठीक है, अब याद करने वाली बातें देखो, याद करने वाली बात क्या है? पहली बात तो अपन क्या पढ़ रहे हैं? गुरुत्वीय क्षेत्र की स्थिति। अब यार मेरे पेन और गिर जाते हैं, मुझे पता ही नहीं क्यों। गुरुत्वीय क्षेत्र की स्थिति। अरे चल जा भाई, तू भी नहीं चल रहा आज तो, उड़ जा। गुरुत्वीय क्षेत्र की स्थिति ऊर्जा है ना, तो देखो गुरुत्वीय क्षेत्र की स्थिति ऊर्जा में अपन को क्या है कि पहली बात तो गुरुत्वीय क्षेत्र की स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन होता है वो संरक्षित बलों के कार्य के बराबर होता है, विपरीत। पर होता क्या है? ये बाह्य बल का कार्य है ना। और स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन होता है यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, जो होगा Gm1m2 बटे माइनस में R फाइनल, और फिर माइनस लगाओ और फिर माइनस लगाओ Gm1m2 बटे R इनिशियल। ठीक है, अगर इसे अपन देखो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल करें, और ये हो जाएगा, देखो ये माइनस में है, ये प्लस में हो जाएगा, तो अपन लिख देंगे Gm1m2 बटे R इनिशियल माइनस Gm1m2 बटे R फाइनल। अब अपन देखें, अगर R यू फाइनल इक्वल टू क्या है? यू एट इन्फिनाइट है, और वो होगी 0, तो ये 0 हो जाएगी और ये 0 हो जाएगी। तो देखो ये 0 और ये 0, तो बची क्या? Gm1m2 बटे R इनिशियल। अब ये नेगेटिव चिन्ह इधर ले आओ, तो अपनी जो u आ रही है वो हकीकत में u का फॉर्मूला क्या है? माइनस Gm1m2 बटे R1। ये अपनी u का फॉर्मूला है। ठीक है, कब? जब u फाइनल एट 0 हो इन्फिनाइट पर, जब u का फॉर्मूला है। ठीक है, स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला अपन को पता गया। अब विभव क्या होता है? विभव होता है किए गए कार्य बटे उसका द्रव्यमान, है ना, विभव होता है। और विभव क्या होगा? कार्य क्या है? इन्फिनिट। अब देखो यू फाइनल एट इन्फिनिट क्यों है? क्योंकि अनंत से लेके आ रहे हैं, तो ये वी जी बराबर आएगा माइनस Gm बटे M2 बटे R,
है ना, ये आर दूरी और ये m2 द्रव्यमान, इसके कारण ये आ जाएगा -gm1 बटे आर। Vg क्या आ जाएगा -gm/r। तो सीधी सी बात है, यू तो है -gm1m2/r, है ना, और ये क्या है -gm/r। ये दोनों याद करने वाली बातें हैं बस, और कोई नहीं है। याद रखना है ये दोनों बाह्य बल के कार्य के कारण होते हैं। किसके कारण होते हैं? बाह्य बल के। अब देखो समझो, अपने पास क्या है, ये अपने पास क्या है, अपने पास पृथ्वी है। ये पृथ्वी का द्रव्यमान है m और ये इसकी रेडियस है r, इसका द्रव्यमान है m/m भाई। तो देखो अब विभव देखेंगे, तो सतह पर विभव क्या होगा, सतह पर विभव, तो देखो Vg एट सरफेस, सरफेस क्या होगा -g। अब ये द्रव्यमान किसका लिया जाता है? ग्रह का। -gm/r सतह पर हो जाएगा, बाहर क्या हो जाएगा? Vg बाहर -gm/r हो जाएगा बाहर। ठीक है, अब Vn क्या होगा? Vn क्या होगा? Vn क्या होगा भाई बताओ मुझे। इसमें अब Vn निकालेंगे तो देखो यहाँ निकाल लिया Vn, मान लो इस दूरी पर ये r दूरी है ना, और ये टोटल ये d गहराई पर है, ये r दूरी है, और ये r दूरी क्या है? r बराबर है r माइनस डी, ये r माइनस डी है। जब ये Vn निकालेंगे अपन, Vn निकालेंगे विभव, है ना, विभव निकालेंगे अपन r दूरी पर अंतर, तभी इसमें अपन को इस गोले का वो लेना होगा द्रव्यमान। क्यों 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 क्यों? इस गोले का द्रव्यमान m डैश होगा, और इस गोले का मुझे द्रव्यमान निकाल के दिखाओ r दूरी पर। कैसे? मैंने तुम्हें सिखाया था द्रव्यमान निकालना, गहराई वाले फॉर्मूला पढ़ा था ना अपन ने, गहराई वाला फॉर्मूला, उसमें अपन ने निकाला था भाई। क्या किया था? निकाला था। और ये फॉर्मूला तुम्हें निकालेंगे जब इन दोनों का घनत्व, इसका रो और इसका रो बराबर करेंगे। इसका रो क्या होगा? m/m इंटू 4/3 पाई r क्यूब, और ये छोटा m बटे 4/3 पाई r क्यूब। तो इससे ये कट जाएगा, ये m डैश आएगा m/r³ इस m डैश की जगह ये रखेंगे अपन, Vn होगा -gm/r। क्या होगा? -gm/r। क्या होगा भाई? -gm/r, है ना। यही होगा ना, रो सही निकाल रहा हूँ ना मैं। द्रव्यमान बराबर घनत्व इंटू आयतन। अरे यार, द्रव्यमान बराबर होता है घनत्व इंटू आयतन, तो ये m और रो बराबर होगा m/v। तो ये इसका हो जाएगा m/4/3 पाई r क्यूब, और ये होगा m'/4/3 पाई छोटा r क्यूब। इससे ये गया m डैश आएगा m और m/r³ इंटू r³, ये आएगा, है ना। तो ये निकालो, मैं खुद पागल हो जाता हूँ। -gm डैश की जगह पर क्या लिखेंगे? m/r³/r, यहाँ से ये गया, ये क्या जाएगा? -gm/r²/r³, है ना। और कैसे निकलेगा ये? और क्या करना होगा इसमें भाई? r³। अब यार इसमें और क्या करना होगा? और क्या करना होगा भाई? और क्या करना होगा? दिल तो है दिल का क्या गुस्ताख है ये दिल, मानता नहीं पागल बेबाक है ये दिल। देखो कुछ भी हो याद रखना है अपन को भाई Vn, क्योंकि मैं भी याद रखता हूँ ना, इसलिए -gm/2r², 3r² - r², याद रख लो यार भाई। यार मुझे खुद नहीं पता लग रहा कैसे आया है ये, मैं बता दूंगा बाद में, ठीक है। ये Vn हो गया, V बाहर हो गया, V सरफेस हो गया, ठीक है। ये विभव हो गए अपने तीनों।
याद रखने हैं। और ऐसे ही इसका देखो उसमें हो जाएगा -k³ -r और ये हो जाएगा Vn -k³/2r², 3r² माइनस r²। विभव सेम रहेगा विद्युत क्षेत्र में भी। ठीक है, तो अब विभव आ गया अपने पास। तो इसका देखो सब नेगेटिव में आया है, तो नीचे लो। ये क्या है, V पॉजिटिव, ये V नेगेटिव, और ये x अक्ष पर r दूरी पर है, और ये r पर मैक्सिमम है। तो देखो अंदर तो घट रहा है ना, समानुपाती है, और ये सीधा जाएगा भाई, और अनंत पर 0 हो जाएगा ना, अनंत पर 0 हो जाएगा भाई। अब देखो अब पढ़ेंगे अपन, यदि खोखला गोला हो तो विभव, ऐसे कुछ विभव पढ़ेंगे बाद में।